नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। सुधीर न जाने कब से आराम कुर्सी पर निश्चेष्ट सा बैठा हुआ था। कहने को लैपटॉप खुला हुआ था, पर शायद एक भी मेल उसने पढ़ी नहीं थी। रविवार के दिन वो अक्सर नीवा मौसी से बालकनी में कुर्सी डलवाकर बैठ जाया करता था, पर आज तो सूरज की अंतिम किरण भी अपना आंचल समेट चुकी थी। शीत ऋतु की ठंडी हवाएं अजीब सी सिहरन उत्पन्न कर रही थीं, पर वो यूं ही बैठा रहा। एक बार नीमा मौसी फिर चाय के लिए पूछ गई थी। बड़े ही प्यार से उन्होंने सुधीर के कंधे पर अपना हाथ रखा तो उसकी आंखें भीग आई थीं। निश्वास छोड़ते हुए बस इतना ही मुंह से निकला, नहीं मौसी, आज जी नहीं कर रहा कुछ भी खाने को। मैं जानती हूँ क्यों नहीं जी कर रहा है, पर कम से कम अंदर तो चलो। ये ठंडी हवाएं हड्डियों को छेद देती हैं। कैसे कहें मौसी से कि जब मन लहूलुहान हो गया है तो शरीर की चिंता किसे होगी। नीमा मौसी जबरन लैपटॉप मोबाइल उठाकर चली गई थी तो हार कर उसे भी उठना ही पड़ा। कभी कभी वो खुद से प्रश्न करता, क्या इस घर को कोई घर कह सकता है। माँ के मुख से उसने हमेशा एक ही बात सुनी थी, घर बनता है अपनत्व, प्यार, ममता, समर्पण और सामंजस्य से। अगर ईंट, सीमेंट, गारे और रेत की दीवारों से घर बनता तो लोग सराय में ना रह लेते। पत्नी के रूप में स्वयं उसने ऐसी सहचरी की ही कामना की थी जो मन, वचन और कर्म से उसका साथ देती। विवाह तो प्रणय बंधन है, लेकिन शोभा व्यवहार, शिष्टाचार, मान अपमान से पूर्णतया विमुक्त थी। यदि दबे स्वर में कभी कोई कुछ कहता भी तो इतना चिल्लाती कि वो स्तब्ध रह जाते। न जाने शोभा की अपेक्षाएं अधिक थीं या खुद उनकी, पर इतना अवश्य था कि घुटने हमेशा उन्होंने या उनके परिवार के सदस्यों ने ही टेके थे। कितने चाव से माँ और बाबूजी शोभा को अपने घर की बहू बनाकर लाए थे। बड़े भाई की असामयिक मौत से कराहते घर में एक लंबे समय के बाद खुशियों की कोपलें फूटी थीं। माँ सबसे कहती, शोभा हमारे घर की बहू नहीं बेटी है। लेकिन उसने अगले दिन से ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। सुधीर ने याद किया, मुंह दिखाई की रस्म पर ड्राइंग रूम में काफ़ी औरतें जमा थीं। रस्म संपन्न होने के बाद माँ ने शोभा को प्यार से कहा, सुधीर अपने कमरे में नाश्ता कर रहा है बहू, तू जाकर उसके पास बैठ। मैं क्या उसके मुंह में ग्रास दूंगी। ऐसा लगा जैसे महाभारत प्रारंभ होने से पहले अर्जुन का सलामी तीर हो। सुनते ही उपस्थित सभी महिलाओं ने एक दूसरे को निहारा, फिर माँ को उल्हाना दिया। खूबसूरती के चक्कर में दहेज छोड़ा और रकम को भी लात मारी, अब भुगतो तो बहू के तेवर। निस्संदेह मीरा, सौंदर्य, शिक्षा और स्वास्थ्य के चयन के आधार पर तो तुम्हारा चयन श्रेष्ठ है, किंतु तुम्हारी बहू में भावुकता और संवेदनशीलता नामो निशान की भी नहीं है। एक अन्य महिला ने माँ से हमदर्दी दिखाई तो वे सहज भाव से हंस दी थी। अरे मीरा तो हीरा समझ कर लाई थी, अब बहू कांच का टुकड़ा निकली तो जख्म भी तो वही बर्दाश्त करेगी। तुम लोग बहू का मजाक तो समझती नहीं हो और बात का बतंगड़ बना रही हो। चाय, नाश्ता, मिष्ठान प्रस्तुत करके माँ ने तो हंसकर बात का प्रसंग वहीं समाप्त कर दिया था, लेकिन सुधीर का मन बेचैन हो गया था। क्या सोचती होंगी ये महिलाएं, घर से बाहर निकलकर कितनी बातें बनाएंगी शोभा और उसके परिवार के बारे में। रात जब सभी अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए तो उसने शोभा को उसकी गलती का एहसास दिलाया। माँ से बात करने का तुम्हारा तरीका सही नहीं था शोभा। ऐसा क्या कह दिया मैंने तुम्हारी माँ से। रिश्ते का ना सही उम्र का तो लिहाज क्या होता। देखो सुधीर, मेरा तो यही तरीका है बात करने का, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। शोभा ने चादर ओढ़ी और मुंह दूसरी ओर फेर कर सो गई, लेकिन सुधीर पूरी रात करवटें बदलता रहा। सुबह उठा तो उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा बुझा हुआ था। मीरा जी बेटे का चेहरा देखते ही पहचान गई कि अंदर से कोई बात उसे बुरी तरह कचोट रही है। चाय का कप लाकर उन्होंने जैसे ही सुधीर के कंधे पर हाथ रखा, उसके मुंह से अनायास ही निकल गया, नम्रता, सहिष्णुता और बड़ों का आदर तो मानवीय भावनाएं हैं ना माँ, इन्हीं से तो सुख का संचार होता है। लेकिन स्वभाव संस्कार तो विरासत में मिलते हैं, जवाब बड़ी बुआ ने दिया था। फिर मीरा जी से मुखातिब होकर बोली, मैंने तो भाभी तुम्हें पहले ही सचेत किया था, इस घर से रिश्ता मत जोड़ो। शोभा की बड़ी बहन शादी के 1 साल बाद ही तलाक लेकर मायके लौट आई थी, लेकिन दुनिया में सारी उंगलियां तो बराबर नहीं होती जीजी। मीरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हारी बहू के भी लक्षण सही तो दिख नहीं रहे हैं। किसी पौधे को अपनी जड़ जमाने में थोड़ा समय तो लगता है। मीरा जी ने ननद को चुप रहने का संकेत किया, फिर सुधीर से बोली, सुधीर जाने की तैयारी शुरू कर दो, कल रात की ट्रेन से तुम दोनों को भी तो मनाली के लिए निकलना है। धीरे धीरे सभी रिश्तेदार विदा हो गए। सुधीर का छोटा भाई अविनाश भी 2 दिन बाद इंटर्नशिप के लिए लखनऊ विदा हो गया। अब घर में 4 प्राणी थे, सास, ससुर, सुधीर और शोभा। तीनों ही हंसमुख और शोभा से स्नेह करने वाले।
रमेश जी मेरठ में बैंक मैनेजर थे। सुधीर को भी प्रोजेक्ट मैनेजर होने के नाते अच्छा वेतन मिलता था, लेकिन घर में सभी सुख सुविधाओं के साधन उपलब्ध थे। मीरा जी पूरी तरह आश्वस्त थीं, बहू अपने ससुराल में रम जाएगी। लेकिन शोभा ने अगले दिन से ही शांत सरोवर में पत्थर फेंकना शुरू कर दिया था। दरअसल सुधीर के ग्रुप लीडर ने उसकी छुट्टी कैंसिल करके उसे तुरंत ऑफिस पहुंचने की ताकीद की थी। नहीं माँ, मुझे कल से ही ऑफिस ज्वाइन करना होगा। प्रोजेक्ट की डेडलाइन नज़दीक है। कल रात ही वीपी का मेल आया था। टिकट कैंसिल हुई तो शोभा ने तूफान मचा दिया। वो किसी भी कीमत पर मनाली जाना चाहती थी। सुधीर ने आश्वस्त किया, प्रोजेक्ट समाप्त हो जाने के बाद हम जरूर कहीं घूमने चलेंगे। लेकिन शोभा ने तो हठ पकड़ लिया था। एक मत से सबने तय किया, जब तक सुधीर दफ्तर के काम में व्यस्त है, शोभा कुछ दिन अपने पीहर जाकर घूम आए, मन बहल जाएगा। अगले 15 दिन सुधीर के व्यस्तता में कटे। देर रात तक वो दफ्तर में ही बैठा रहता। घर लौटने के बाद भी कॉल पर ही व्यस्त रहता। काम की व्यस्तता के चलते उसे शोभा से बात करने का भी समय नहीं मिलता था। प्रोजेक्ट समाप्त होने के बाद सुधीर ने पुनः मनाली की टिकट बुक करवाने के लिए शोभा को फ़ोन किया तो उसने चिढ़कर जवाब दिया, 2 टिकट बुक करना, नीलम भी हमारे साथ चलेगी। नीलम हनीमून पर हमारे साथ? जी हाँ सुधीर साहब, तुम मुझे तब नहीं ले गए थे ना, हर्जाना तो भुगतना ही पड़ेगा। फिर थोड़ा विनम्र स्वर में बोली, तलाक के बाद बेचारी नीलम घर में कैद होकर रह गई है, हमारे साथ चलेगी तो उसका दिल बहल जाएगा। सुधीर संयत रहा। उस समय उसे कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। ठीक है कहकर उसने फ़ोन काट दिया और 3 टिकट बुक करवा ली। हंसती खिलखिलाती दोनों बहनें बस यात्रा का भरपूर आनंद लूट रही थीं। पिछली सीट पर बैठा सुधीर कभी सहयात्रियों से बात करके मन बहलाता, कभी ऊँगने लगता। शोभा ने नीलम को अपनी जिद के बारे में बताया तो उसने शोभा की पीठ थपथपा दी। वाह, तूने तो मैदान मार लिया। 8 दिन मनाली प्रवास के दौरान दोनों बहनों ने ट्रैकिंग, ग्लाइडिंग, घुड़सवारी से लेकर हर महंगे रेस्टोरेंट में जमकर लंच, डिनर आदि का स्वाद चखा। पेमेंट सुधीर करता रहा। वापसी में शोभा ने पश्मीना शॉल खरीदने की फरमाइश की तो सुधीर ने एक शॉल माँ के लिए भी खरीद ली। इस पर शोभा अड़ गई कि मुझे भी अपनी माँ के लिए एक शॉल खरीदनी है। सुधीर अनुमान से ज़्यादा खर्च कर चुका था। उसका बैंक बैलेंस बुरी तरह बिगड़ चुका था। फिर भी शोभा की बात का मान रखने के लिए उसने एक शॉल अपनी सास के लिए और एक स्टॉल उसकी छोटी बहन सोमा के लिए भी खरीद लिया। वापस लौटकर शोभा ने अपनी माँ को फ़ोन मिलाया और मनाली यात्रा के संस्मरण सुनाने लगी। हैरान परेशान सा सुधीर कभी दौड़ भाग में जुटी अपनी माँ को देखता तो कभी पसीने पसीने हो रही नीमा मौसी को। लेकिन पलंग पर आराम फरमाती शोभा को किसी से सरोकार नहीं था। दोपहर के 2 बज चुके थे। नीमा मौसी चौके में लंच तैयार कर रही थी। शोभा ने उठकर खाना खाया, फिर सुधीर को टैक्सी बुक करने के लिए कहा। कहाँ जाना है? माँ के पास। कल चली जाना, फिलहाल सफ़र की थकान तो उतार लो। 2-3 घंटे में आ जाऊंगी सुधीर, माँ की बहुत याद आ रही है, उसने बच्चों की तरह मचल कर कहा तो सुधीर ने टैक्सी बुक कर दी। 2 घंटे को कहकर शोभा जब रात तक भी वापस नहीं लौटी तो सुधीर ने फ़ोन घुमा दिया। कल शाम माँ और पापा मेरठ जा रहे हैं, उनके जाने से पहले लौटने की कोशिश करना। यूँ अचानक? पापा के बॉस ने फ़ोन किया था, इसीलिए अचानक प्रोग्राम बन गया। तो पापा अकेले चले जाएं? काफ़ी दिन हो गए माँ को भी घर छोड़े हुए, जाना ज़रूरी है। पता नहीं वहाँ भी घर किस हाल में होगा। कुछ दिन उनके साथ रह लेती तो अच्छा लगता, उसने अतिरिक्त मीठे स्वर में सुधीर से कहा। तभी पीछे से उसकी माँ और बहनों का स्वर सुनाई दिया। इतनी खुशामद करोगी तो सिर पर चढ़कर बैठ जाएंगे तेरे घर वाले। जाती हैं तो जाए। खुशामद करूंगी तभी तो सुधीर पल्लू से बंधा रहेगा। सुधीर ने बिना कुछ कहे फ़ोन रख दिया। 2 दिन बाद शोभा वापस लौटी तो सुधीर का मूड उखड़ा हुआ था। शोभा ने बेपरवाही से अपना सामान व्यवस्थित किया। मैले कपड़े बाहर आंगन में नल के पास रखे और रिमोट उठाकर टीवी का स्विच ऑन करके अपना मनपसंद सीरियल देखने लगी। बाहर निकली तो पटरे पर धुलने के बाद निचड़े हुए कपड़े रखे थे। उसने पैर से उन्हें नीचे गिरा दिया। ये क्या किया बहू? सुखाने के लिए पटरे पर कपड़े रखे थे, मैं सुखाने के लिए ही अपने कपड़े छांट रही थी, शोभा ने ढीठता से कहा। नीरमा मौसी की नाराज़गी की प्रतीक्षा करने लगी। रहने दो बहू, मैं तुम दोनों के कपड़े सुखा दूंगी, मौसी ने हंसकर कहा तो शोभा ने शांत सरोवर में फिर पत्थर फेंका। आपका कोई भी काम ढंग से करना आता भी है? आज तक नीमा मौसी से हमारे घर में किसी से ने भी इस तरह बात नहीं की और तुम सीधे क्यों नहीं कहते कि मुझे इस नौकरानी की इज्जत करनी होगी? नीमा मौसी नौकरानी नहीं, हमारे परिवार की घनिष्ठ हैं। उन्होंने मुझे और अविनाश को गोद में खिलाया है। लेकिन तब तक शोभा थाली खिसका चुकी थी। मैंने आज तक अपनी माँ को 2 कौड़ी की इज्जत नहीं की, इनकी इज्जत क्या खाक करूँगी? शुक्र मनाओ इनके हाथ का बना इतना बेस्वाद खाना खा रही हूँ। एक बार मेरे हाथ का खाना खाकर तो देखना, उंगलियाँ चाटते रह जाओगे। 30 वर्ष से अधिक हो गए रसोई बनाते हुए, मगर हर चीज़ पूरी तरह कहाँ सीख पाई हूँ बहू। तुम जैसा कहोगी वैसा बना दूंगी। नीमा मौसी की आंखों में आंसू आ गए।
अरे नहीं मौसी, घर में और भी बहुत काम है, शोभा को चौका संभालने दीजिए ना। उसने सुधीर की तरफ गौर से देखा, कहीं कटाक्ष तो नहीं कर रहा, किंतु वो निश्चल था और शोभा की हामी की प्रतीक्षा कर रहा था। अब शोभा घबरा गई। नीमा मौसी जैसी अनुभवी महिला के सामने उसका ज्ञान तो पासंग भर भी नहीं था। असल में शोभा तो वाक्य प्रहार के लिए हर समय आतुर रहती थी, शांतिपूर्ण वार्ता के लिए उसके पास तर्क ही कहाँ थे। अगले दिन से रसोई घर से निकलने के लिए वो नुकसान पर नुकसान करने लगी। कभी कांच का गिलास तोड़ देती, कभी नई प्लेट पटक देती, गैस चूल्हे पर कभी दूध उफन जाता, कभी दाल बिखर जाती। मौसी ही समेटती और वो बिना पूछे गर्व से सफाई देती। मैं उठाऊंगी तो धूल मिट्टी से मेरा रंग मैला हो जाएगा। कभी सब्जी में भरा बर्तन सावधानी से लुढ़का देती, चूल्हे पर तवा और परात में पलोथन रह जाता। एक दिन सुधीर को दफ्तर के काम से 2 दिन के लिए हैदराबाद जाना था। ऊपर लॉफ्ट में से बैग निकालकर उसने सामान सेट किया, फिर ताला बंद करने के लिए जैसे ही चाबी घुमाई तो बैग का ताला हाथ में आ गया। उसने कलाई में बंधी घड़ी पर नजर डाली। कुल 1 घंटे का समय शेष रह गया था फ्लाइट छूटने में। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, शोभा ने हंसकर ठिठोली की। ब्रांडेड कंपनी के बैग को तुम सस्ता कह रही हो? ऐसा क्या ले आई तुम दहेज में? शोभा ने इसे जबरदस्ती का मौका बना लिया और रोने लगी। तुम मुझे दहेज न लाने का ताना मार रहे हो। उसका रोना निराधार था। सुधीर स्तब्ध रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि बैग का ताला ठीक करे या पत्नी को संभाले। इधर घड़ी की सुई अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही थी, उधर एयरलाइन से फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे। उसने उस फ्लाइट की टिकट कैंसिल की और अगली फ़्लाइट की टिकट बुक करा ली। जाना जरूरी था, बोर्ड मीटिंग थी। नया बैग खरीदने के लिए उसने कार की चाबी निकाली ही थी कि शोभा अचानक उदारता दिखलाते हुए बोली, मार्केट जाने में और आने में काफ़ी समय निकल जाएगा, तुम मेरा बैग ले जाओ। सुझाव अच्छा था, सुधीर मान गया। जैसे ही उसने अपना सामान बैग में रखा, शोभा ने चोट की, संभाल कर ले जाना, कहीं खोंचा ना लगे, पूरे 5,000 का है। शोभा को पूरा विश्वास था सुधीर सामान निकालकर बैग फर्श पर पटक देगा, किंतु वो अपमान का घूंट पीकर रह भी मुस्कुराता रहा। मैंने हमेशा महंगा सामान ही इस्तेमाल किया है शोभा, चिंता मत करो, तुम्हारा बैग सही सलामत ही वापस लाऊंगा। 2 दिन के बाद सुधीर वापस लौटा तो उपहार स्वरूप शोभा के लिए हैदराबाद के मोतियों का पूरा सेट ले आया। शोभा सेट देखकर उछल पड़ी। हैदराबाद में रंगीन मोतियों की माला भी मिलती है सुधीर? उसने दूसरा डिब्बा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया तो सुधीर बोला, ये माँ के लिए है। उसने जैसे ही डिब्बा खोला, सास के लिए मोतियों की माला उसे बर्दाश्त नहीं हुई। शाम को सुधीर ने अपने विवाह के उपलक्ष्य में एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया था। सारा इंतजाम होटल में रखा गया। कुछ वरिष्ठ, कुछ कनिष्ठ, कुछ सहकर्ता अफसर, सब पत्नी आमंत्रित थे। सभी आमंत्रित मेहमानों ने शोभा के रूप लावण्य की और शिक्षा की भूरी भूरी प्रशंसा की तो सुधीर ने भी अपनी पत्नी के गुणों की प्रशंसा की। साथ ही यह भी कहा, उच्च शिक्षित होने के बावजूद वो एक अच्छी गृहस्थिन भी है। शोभा अवाक रह गई। अंततः अपशब्दों पर उतर आई और सुधीर पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। झूठा संबोधन से ही सुधीर अवाक रह गया। ठंडी सांस लेकर बोला, शोभा, मुझे आज तक किसी ने झूठा नहीं कहा और तुम्हें जरा भी झिझक नहीं हुई? नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ तुमने मेरी झूठी प्रशंसा की है। लगता है माँ ने इस आंगन में तुलसी के स्थान पर नागफनी रोप ली है और इस नागफनी को तुम्हें पानी भी देना पड़ेगा और पूजा भी करनी पड़ेगी। शोभा एकदम निर्लज्ज बनी थी। उस रात सुधीर की हलक से एक निवाला भी नहीं उतरा। सारी रात यही सोचता रहा, किस मिट्टी की बनी है ये शोभा? न वाणी में मिठास है, न व्यवहार में नम्रता, हर समय घात लगाए बैठी रहती है कि कैसे किसी का अपमान करे। एक दिन सुधीर के सिर में तेज दर्द था। उसने शोभा को पुकारा। दफ्तर में वो अनुशासन अधिकारी था, उसकी आवाज़ में दम था। शोभा मौन रही। क्या ऊंचा सुनने लगी हो? शोभा को अपनी माँ से पता चल चुका था कि इस घर में 7 पीढ़ियों से किसी औरत पर हाथ नहीं उठाया है, इसलिए उसने शेरनी की तरह व्यवहार किया। इतवार को मेरा मूड खराब मत करो, मेरे कान बिल्कुल ठीक हैं, अगर गुस्सा आ गया तो मिट्टी का तेल डालकर आग लगा लूँगी। क्या कहा? सुधीर चीखा, जैसे सांप ने सामने से फुफकार मारी हो। जो तुमने सुना, शोभा ने स्वर धीमा नहीं किया। यही कि अधिक परेशान करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, तुम्हारे साथ दूसरे भी बंदे फिरेंगे, सारी इंजीनियरिंग धरी की धरी रह जाएगी। कितने घटिया संस्कार हैं तुम्हारे। तो छोड़ दो मुझे, तलाक दे दो। सुधीर बुरी तरह डर गया। डरी तो शोभा भी थी, मगर नारी हट पुरुष के अहम को पराजित करने के लिए मन प्राण से जुटा था। असल में असभ्य संवाद शैली के कारण शोभा का प्राय सुधीर से झगड़ा हो जाता था। घर की बात बाहर न निकले इसलिए सुधीर हमेशा घुटने टेक देता था। शोभा इसे अपनी जीत समझकर अपनी माँ और बहनों की वाहवाही बटोरती। संक्षेप में उसने नंदन कानन को शमशान भूमि में बदल दिया था। समस्या ने विकराल रूप तब धारण किया जब नन्हा मोनू इस परिवार का सदस्य बना। सुधीर को पूरी उम्मीद थी कि शोभा के स्वभाव में अब बदलाव आएगा, अब वो इस परिवार से जुड़ेगी।
लेकिन जुड़ना तो दूर, उसने मीरा जी और रमेश जी को उसको छूने तक नहीं दिया और जता दिया कि वो अपने बच्चे की देखभाल भली भांति कर सकती है। बढ़ावा देने के लिए बहनें तो थीं ही, अब उसके अभियान में माँ भी शामिल हो गई। मेरा बेटा है, चाहे जिस प्रकार रखूं, मारूं या पाल पोस कर बड़ा करूं, सुधीर ने बड़े दुखी स्वर में कहा। इस मासूम ने किसी का क्या बिगाड़ा है शोभा? अपने हठ में तुमने गर्भ के समय भी किसी का कहना नहीं माना, न माँ की सलाह सुनी, न डॉक्टर की हिदायतें, न पौष्टिक आहार ही अपनी डाइट में शामिल किया। इसीलिए मोनू कितना कमज़ोर है। तुम यही कहना चाहते हो ना कि मोनू मेरी लापरवाही के कारण कमज़ोर है? नहीं, वो तुम्हारी बेवकूफ़ी और गैर जिम्मेदाराना हरकतों की वजह से कमज़ोर है। तुम ना अच्छे पति बन सके, ना अच्छे पिता। सुधीर के भीतर की कड़वाहट उसके सामने फूट पड़ना चाहती थी, फिर भी वो खुद को संभाले रहा। जानता था कि शोभा कभी भी अपनी गलती नहीं मानेगी। उसकी माँ ने बचपन से ही अपनी बेटियों को समर्पण का जवाब ठोकर से देना सिखाया है। अगर सुधीर उसे गोद में उठाना चाहता तो शोभा उसे भी 2 कड़वे बोल सुनाकर दूर छिटक देती। अगर मीरा जी और रमेश जी उसे खिलाना चाहते तो ऐसा कोहराम मचाती कि पूरा घर ज्वालामुखी के मुहाने पर जा बैठता। सुधीर तर्क देता कि एक व्यक्ति को कई लोग एक साथ प्यार कर सकते हैं क्योंकि वो किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति और किसी का मित्र होता है। सभी तो उसे चाहेंगे। मोनू पर निश्चय ही सबसे अधिक तुम्हारा अधिकार है, किंतु मेरे परिवार के लोग भी तो उससे प्यार करते हैं और उसके सच्चे हितैषी भी हैं। किंतु शोभा ने किसी की नहीं सुनी और मोनू को लेकर अपने मायके चली आई ताकि उसकी माँ मोनू का लालन पालन कर सके। बहनों के सामने उसने बढ़ चढ़कर अपनी विजय पताका लहराने के किस्से सुनाए तो तलाकशुदा बहन नीलम और छोटी बहन सोमा ने उसके समर्थन में सिर हिला दिया। शोभा को मायके आए हुए 1 महीने से ऊपर हो चुका था। शुरू में माँ ने दुलारा, पुचकारा, सहानुभूति जतलाई, सांत्वना भी प्रकट की। बहनों ने भी उसके साहस की भूरी भूरी प्रशंसा की। फिर सभी अपनी अपनी राह हो लिए। माँ अपनी सभा सोसाइटियों में और अपनी भजन मंडलियों में व्यस्त हो गई। बहनों का पूरा दिन सैर सपाटे, किटी पार्टियों और शॉपिंग में बीत जाता। उसके बाद जो समय बचता उसके लिए मन बहलाने के लिए फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी विधाएं तो थी ही। काम करने की आदत शोभा को भी नहीं थी। ससुराल में तो नीमा मौसी गरम गरम पका कर थाली हाथ में पकड़ाती थी, उस पर भी वो मीन मेखी निकालती रहती थी। अब मायके में आकर काम करना पड़ा तो पैरों तले ज़मीन खिसकने लगी। नीलम और सोमा होटल खाना से मंगवाने का मशवरा देती। 2-4 बार उसने मंगवाया भी, लेकिन बजट बिगड़ने लगा तो हाथ रोकना पड़ा। फिर नवजात मोनू के लिए दलिया और सूप तो बनाना ही पड़ता। शोभा से जितना बन पड़ता घर का काम करती, मोनू को भी संभालती। पिता की छोटी सी दुकान थी, मुट्ठी भर कमाई से क्या खाते क्या निचोड़ते। इतना पैसा भी नहीं था कि एक नौकर ही रखा जा सके। अपने रोज़मर्रा के खर्चे शोभा एटीएम से पैसे निकाल कर पूरे कर लेती थी। जो थोड़ी बहुत रकम बचती उसे उसकी बहनें उड़ा देती। शोभा के न दिल को आराम था न शरीर को। एक बार उसके मन में आया कि वापस लौट जाए अपने घर। फिर अहम आड़े आ गया। खुद घर छोड़कर आई थी, बिन बुलाए जाने का मतलब था सुधीर के तलवे चाटना, और उसे ये बात कतई मंजूर नहीं थी। इधर सुधीर का भी बुरा हाल था। शोभा झगड़ालू थी, किसी की इज्जत नहीं करती थी, कोई बात भी नहीं मानती थी। फिर भी उसके रहने से घर में चहल पहल रहती थी। कोई बोलने वाला तो था। मोनू के आने के बाद तो घर की सुनी दीवारें भी बोलने लगी थीं। मीरा जी रोज़ पूछती शोभा कब आ रही है। सुधीर हर संभव नियंत्रण करता, लेकिन उसके भीतर का हाहाकार साफ दिखाई दे जाता। पिता समझाते, पति पत्नी के बीच अहम का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। स्नेहवश झुकना पराजय की स्वीकृति नहीं होती। जाकर बहू को ले आ। शोभा ऐसे ही विचारों में खोई थी। तभी उसके पिता किशन लाल ने प्रवेश किया। बोले, बेटी सुधीर आया था तुझे लेने दुकान पर। अविनाश को लखनऊ से आए 3 महीने हो गए हैं। अब उसकी क्लिनिक का उद्घाटन होने वाला है। मैं और सोमा भी चलेंगे। सोमा भी? हाँ, सोचता हूँ अविनाश के साथ सोमा का रिश्ता पक्का कर दूँ। जाना पहचाना परिवार है, तू भी वही है। तेरे सास ससुर और सुधीर सभी सज्जन हैं। सोमा खुश रहेगी। कहाँ है सुधीर? दुकान पर तेरी प्रशंसा कर रहा था। उसने तेरी कोई शिकायत नहीं की। मैंने अविनाश के साथ सोमा के रिश्ते की बात की तो बोला अगर शोभा को ये रिश्ता पसंद है तो मैं अविनाश से बात करता हूँ। शोभा मन ही मन सोच रही थी, निहायत बदतमीज, धूर्त और समूचे घर की दुश्मन होने पर भी मेरे ऊपर इतना भरोसा। मैं गंगा तर जाऊंगी बेटी। शोभा की माँ ने भी पति का पक्ष लिया तो शोभा सोच में पड़ गई। ये रहा निमंत्रण पत्र। किशन लाल ने निमंत्रण पत्र आगे बढ़ाया तो शोभा निमंत्रण पत्र पढ़कर अवाक रह गई। क्लिनिक का उद्घाटन मेरे कर कमलों द्वारा। सरकारी अस्पताल के सिविल सर्जन और मेडिकल कॉलेज के प्रख्यात प्रोफेसरों को छोड़कर। सुधीर से कह दीजिए हम पहली ट्रेन से ही चलेंगे। लेकिन सुधीर को भोजन आदि? पहली बार आए हैं, आप कोई चिंता ना करें, बस मेरी बात जाकर कह दें, हम रास्ते में ही कहीं कुछ खा लेंगे। और शोभा तीव्र गति से तैयारी में जुट गई।
सुहाग श्रृंगार से सजी पत्नी को देखकर सुधीर सुखद आश्चर्य में डूब गया। शोभा सुधीर को मोनू को थमाकर बोली, तुमने मुझे माफ़ कर दिया, मैं तुमसे रूठा ही कब था, नाराज़ तो तुम थी। तभी तुमने अविनाश के आने की मुझे कोई सूचना नहीं दी। उसने तनिक रूठकर उलाहना दिया। अविनाश तुम्हारा बहुत आदर करता है, वो तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, इसीलिए अपने क्लिनिक के रेनोवेशन में लगा हुआ था। क्लिनिक के उद्घाटन समारोह के बाद एकांत पाते ही किशल नाल ने शोभा को घेरा। मैं सोमा को इसलिए साथ लाया हूँ बेटी कि बात अभी पक्की हो जाए। पिताजी, आपने देखा, शहर के प्रतिष्ठित लोगों के बीच अविनाश और उसके नौजवान साथी डॉक्टरों ने मेरे पैर छूकर मुझसे आशीर्वाद मांगा। विश्वास कीजिए, उन क्षणों में मेरी उम्र बढ़ गई और मैं समझदार हो गई। पिताजी, रूप लावण्य तो ईश्वरीय देन है, असली सुंदरता तो गुणों और संस्कारों से आती है। अफसोस है कि माँ और आपने हमें इस अमूल्य धरोहर से वंचित रखा। शोभा ने गंभीर और प्रकंपित स्वर में पिता को उलाहना दिया। पिताजी, इस घर के लोग बड़े सरल, सीधे और सच्चे हैं, आज की दुनियादारी और चालाकी से कोसों दूर। मैं इन्हें तिल तिल करके मार रही थी, किंतु अब इन्हें और नहीं मरने दूंगी। मेरा अविनाश तो एकदम भोला है, हमेशा दूसरों पर निर्भर और विश्वास करने वाला। सोमा तो उसकी ज़िंदगी में जहर घोल देगी। मैं उसके लिए ऐसी सुंदर, सुशिक्षित, संस्कारी लड़की लाऊंगी जो अविनाश के जीवन को सुवासित फूलों से भर दे। ये क्या कह रही है शोभा? हाँ पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ, मगर बाद में। पहले मैं इस घर की बहू हूँ और मेरे लिए जो असंदिग्ध आस्था प्रकट की गई है उसका निर्वाह मैं करूँगी। सोमा के लिए ऐसा मूर्ख घर वर मिलने में देर नहीं लगेगी जो कन्या के सौंदर्य और शिक्षा के सामने संस्कारों की तलाश नहीं करता। अविनाश के साथ सोमा की शादी हरगिज नहीं होगी। सुधीर पीछे खड़ा यह सुनकर मुस्कुरा रहा था। उसके सोने जीवन रूपी वृक्ष पर नई कोपलें जो फूट रही थीं।